यस, ऑनलाइन स्टूडेंट आवाज आ रही? ओके। लास्ट हमने सॉल्युबिलिटी के थ्योरेटिकल पॉइंट्स लिखे थे, ठीक है। वो थ्योरेटिकल पॉइंट्स तो आपको लास्ट टाइम पे पढ़ के जाना ही है। और हम नया सॉल्युबिलिटी में तीसरा पॉइंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और वो है सॉल्युबिलिटी में पोलराइजेशन। हेडिंग लिख देंगे पोलराइजेशन, ब्रैकेट में लिखेंगे फजान रूल। A compound is neither 100% ionic. A compound is neither 100% ionic nor 100% covalent. This can be proved by a compound is neither 100% ionic nor 100% covalent. This can be proved by phenomena named as polarization. Named as polarization. किसी कंपाउंड के लिए ये बोलना कि ये 100% कोवलेंट है या 100% आयनिक है, ये गलत प्रूव करा पोलराइजेशन फिनोमेना ने। अब इस फिनोमेना में होता क्या है, जैसे बॉर्न हेबर साइकिल का जो तीसरा स्टेप था, बॉर्न हेबर साइकिल मैंने याद करवाया था आपको 3 स्टेप्स, ठीक है। इसमें मेटल जो होता है वो किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म। सॉलिड से किस में कन्वर्ट करेंगे? गैस में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी का नाम, जैसे आप सब्लिमेशन एनर्जी लगाएंगे वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर M+ बनाना है तो IP लगाना पड़ेगा। जैसे आप उसमें IP अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, M+ में कन्वर्ट हो जाएगा। नॉन मेटल अकेला नहीं होता, बॉन्डेड फॉर्म में होता है। तो स्टेप नंबर 2 उसको तोड़ना पड़ेगा, वो X में कन्वर्ट हो जाएगा। बॉन्ड डिसोसिएशन लगाएंगे एंडोथर्मिक, जो वो नॉन मेटल बनेगा वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और X- बन जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब रिलीज होता है तो ये हो गया स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 में जो M+ और X- होता है वो एक एक बनाता है, ये बहुत सारा, और जब हम उन सबको जोड़ते हैं तो 1 मोल लेटिस बन करके तैयार होता है, जिसको आप बोलते हैं लेटिस एनर्जी। तो जो आपने M+ तैयार करा और जो X- तैयार करा, ठीक है, M+ कैटायन, ये हो गया एनायन। तो फाइनली जब ये जुड़ जाएगा तो लेटिस में जाकर के तो होता क्या है कि M+ और X- का जो कॉम्बिनेशन है वो चलने लग जाएगा अल्टरनेट अरेंजमेंट। लेकिन इस M+ में प्लस चार्ज है, तो जुड़ने के बाद तो ये ऐसा दिखेगा, जुड़ने के पहले भी ऐसा दिख रहा था। देखो स्फेरिकल नजर आ रहा है एकदम, ये भी स्फेरिकल नजर आ रहा है। जुड़ने के बाद भी स्फेयर स्फेयर का कॉम्बिनेशन चलता जाएगा और इसी को आप लेटिस बोल देते हैं। लेकिन जब ये जुड़ने वाला होता है तो ये पोलराइजेशन फिनोमिना होता है। और इस पोलराइजेशन फिनोमिना में होता क्या है कि ये जो M+ आपको नजर आ रहा है, M+ प्लस ज्यादा तो सब कुछ ज्यादा, किसको छोड़ करके? किसको छोड़ करके? रेडियस को छोड़ करके, ठीक है। तो प्लस ज्यादा है तो जेड इफेक्टिव तो ज्यादा है भैया, इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है। और इसके हाई जेड इफेक्टिव की वजह से होगा क्या कि ये जो आपको X- नजर आ रहा है, इस X- के अंदर जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, जब तक अट्रैक्शन नहीं लगता तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब जगह पे फैला हुआ ये चार्ज बराबर बराबर पूरे एटम में। X- माइनस चार्ज होने की वजह से इसका जेड इफेक्टिव कम है, तो खींचने की जो टेंडेंसी है वो तो प्लस चार्ज की होती है। पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू हाई जेड इफेक्टिव अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिस एनायन। और जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो आपको लग रहा है, जब ये इसको खींचने लगेगा ये इसकी तरफ ये जब भाग करके जाएगा और ये फाइनली ऐसा जुड़ जाएगा, तो जुड़ने से जस्ट पहले की कहानी में क्या होता है कि ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे डिस्टॉर्शन हो जाता है, उसमें फैल जाता है आगे की तरफ इस तरह से। तो पहले जो स्फीयर दिख रहा था जब ये खिंच करके गया तो इसका शेप जो है वो ऐसे डिस्टॉर्शन फॉर्म में जो है आगे तक डिस्पर्स हो गया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो दूर तक फैल गया। फाइनली जब जुड़ जाएगा तो वापस स्फीयर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब ये एक दूसरे की तरफ बढ़ते रहते हैं तो उस दौरान ये डिस्टॉर्शन होता है। इसी डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को
डिस्टॉर्शन मींस शेप बिगड़ गया इसका, डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हम बोलते हैं फिनोमेना नोन एज पोलराइजेशन। तो एक्चुअल में पोलराइजेशन हो किसका रहा है, कैटायन का या एनायन का? किसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैला? एनायन का। करा किसने? कैटायन की कौन सी प्रॉपर्टी ने? जेड इफेक्टिव ने। तो इसने तो लगाई ताकत इसको खींचने के लिए, तो इसके लिए जो हम टर्म यूज करेंगे वो करेंगे पोलराइजेशन पावर और द एबिलिटी टू गेट इटसेल्फ पोलराइज। ठीक है, तो इसके लिए जो यहाँ पे जो टर्म यूज करी जाएगी वो है पोलराइजेबिलिटी। तो पोलराइजेबिलिटी की अगर मैं बात कर रहा हूं, इट मींस मैं बात कर रहा हूं एनायन के रिस्पेक्ट, और अगर मैं पोलराइजेशन पावर टर्म का यूज कर रहा हूं, इट मींस मैं कैटायन की बात कर रहा हूं। तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू हाई जेड इफेक्टिव ऑफ कैटायन, द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन गेट डिस्टॉर्टेड एंड दिस डिस्टॉर्शन इज नोन एज पोलराइजेशन। अब इसमें हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड खिंच करके बीच में आ गया, ट्रांसफर नहीं हो रहा भैया, खिंच करके बीच में आ गया। ठीक है, क्योंकि जो ट्रांसफर होना था वो तो ऑलरेडी हो चुका है, इसने छोड़ दिया, इसने खा लिया, कैटायन एनायन तो ऑलरेडी बन चुके हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है आयनिक बॉन्ड में, यही तो बताया था, दिस इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन। तो इस कैटायन और एनायन में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उस वजह से जुड़ तो जाएंगे, लेकिन जुड़ते टाइम जब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड फैलता है उस सेकंड में, उस मोमेंट पे ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बीच में आ गया, और बीच में आ जाने से ऐसा लगता है कि ना तो ये कैटायन का है ना एनायन का, ये 50-50 दोनों का है। और जो 50-50 है इट मींस ये शेयर हो रहा है, और शेयरिंग कौन से बॉन्ड में होती है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड बनते टाइम थोड़ी सी देर के लिए, कुछ माइक्रो सेकंड के लिए ऐसा समझ लीजिए कि कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। तो 100% ना तो कोई कंपाउंड आयनिक होता ना 100% कोवेलेंट होता। शुरुआत तो मैंने आयनिक से ही करी थी, देखो यहाँ पे बोल रखा है कि आयनिक बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं, लेटिस बनाने जा रहा हूं, तो बनेगा तो आयनिक ही, जुड़ जाएंगे ये दोनों, मैग्नेट की तरह चिपक जाएंगे। बस जुड़ते टाइम इसका जो क्लाउड होता है एनायन का वो फैल जाता है, उस मोमेंट के लिए हम कहते हैं कि इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हो गया। तो ड्यू टू दिस पोलराइजेशन कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर अगर बढ़ जाता है तो कंपाउंड की जो सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि पानी के अंदर अगर सॉल्युबिलिटी की हम बात करें तो वाटर में सॉल्युबिलिटी उसी की ज्यादा होती है जो ज्यादा आयनिक होता है। तो यहाँ पे तो आप पोलराइजेशन कर रहे हो, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा रहे हो, तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी जो है वो आप कम बोलोगे। तो मैं जब सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चन करूंगा और अगर मैं कॉन्सेप्ट पोलराइजेशन का लगा रहा हूं तो आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल करके, जैसे आप लैटिस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर लगाते थे, बिल्कुल ठीक उसी तरह से पहले पोलराइजेशन का ऑर्डर लगाएंगे और पोलराइजेशन का ऑर्डर लगाने के बाद उसका उल्टा ऑर्डर सॉल्युबिलिटी का लगा देंगे। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है कि पोलराइजेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, ये आपको अप्लाई कब कब करना है ये मैंने शुरुआत की टेबल में ही बता दिया था। फर्स्ट ब्लॉक, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप का अगर क्वेश्चन आता है तो हाइड्रेशन और लैटिस से सॉर्ट आउट हो जाएगा, बताया था ना। और पी ब्लॉक से आएगा तो पोलराइजेशन लगाना है, डी ब्लॉक से आएगा तो पोलराइजेशन लगाना है, एफ ब्लॉक से आएगा तो पोलराइजेशन लगाना है, या डिफरेंट ग्रुप से अगर क्वेश्चन आएगा डिफरेंट ग्रुप से तो भी आपको पोलराइजेशन लगाना है। पोलराइजेशन का ऑर्डर लगाने के लिए हमको कैटायन और एनायन के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कैटायन के वजह से पोलराइजेशन का ऑर्डर कैसा आएगा और एनायन की वजह से कैसे आएगा। तो यहाँ पे मैं यही के फैक्टर्स लिख देता हूँ, इसमें थ्योरेटिकल पार्ट तो कुछ भी नहीं है, बस ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है और इसी की भी आप हम क्वेश्चन करेंगे। ये मान लीजिए कि दिए हुए क्वेश्चन में मैंने एनायन को सेम रख रखा है, 2-3 कंपाउंड दिए हुए हैं, 2 कंपाउंड मानते हैं अपन तो, 2 कंपाउंड, दोनों में X माइनस है, एनायन को मैं चेंज नहीं कर रहा, कैटायन चेंज कर रहा हूँ। एक के कैटायन पे M+ चार्ज है और दूसरे पे M+2 चार्ज है, बता ज्यादा कौन खींचेगा, +1 या +2? तो इट मींस अगर मैं पोलराइजेशन पावर की बात कर रहा हूं यानी कि मैं कैटायन की बात कर रहा हूं तो उस क्वेश्चन में ध्यान रखें कि एनायन कॉमन होना चाहिए। एनायन जैसे ही कॉमन मिलेगा, एनायन जैसे ही कॉमन मिलेगा मैं बात कैटायन की करूंगा और कैटायन पे पहले मैं चार्ज देखूंगा, तो चार्ज प्लस जितना ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बीच में ज्यादा खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बीच में ज्यादा खींचेगा तो कौन सा कैरेक्टर डेवलप होगा, बोलो ना यार, प्लस ज्यादा तो पोलराइजेशन ज्यादा, पोलराइजेशन ज्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। बस ये आपको ऐसे ऑर्डर लगाना है। सपोज चार्ज पे बात नहीं जा रही है, रेडियस पे बात जा रही है, तो बताओ प्लस बढ़ता है तो सब कुछ बढ़ता है, किसको छोड़ करके? तो ज्यादा कौन खींच पाएगा, बड़ा कैटायन या छोटा कैटायन? छोटा कैटायन। छोटे कैटायन का पोलराइजेशन ज्यादा होता है। याद करो कंट्रोवर्शियल मेटल मैंने बताए थे 2 लेक्चर पहले, कौन कौन से थे? लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। क्या इनकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा थी? क्योंकि इनका रेडियस क्या था, छोटा था।
तो प्लस बढ़ता है तो सब कुछ बढ़ता है, रेडियस तो वैसे ही घट जाना है। तो कैटायनिक रेडियस की अगर बात करें, अगर आप चाहते हैं कि उस कंपाउंड में ज्यादा पोलराइजेशन देखने को मिले, तो उस कैटायन का रेडियस जितना छोटा होगा, तो एक बार मैंने यहाँ पे लिथियम रखा, एक बार मैंने यहाँ पे सोडियम रखा, बताओ ज्यादा पोलराइजेशन कौन करेगा? बताइए, लिथियम करेगा। तो रेडियस जितना छोटा होगा पोलराइजेशन उतना ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा, सॉल्युबिलिटी आएगी तो कम हो जाएगी। ये बात हो गई कैटायन की। सपोज क्वेश्चन में कैटायन कॉमन है तो कंसीडर एनायन, तो इस वाले में अगर आप एनायन पे जाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो इस केस में कैटायन कॉमन होना चाहिए। अगर कैटायन कॉमन है तो एनायन पे चले जाएंगे, और उस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने के लिए फिर आप एनायन को देखने लग जाएंगे। एनायन पे बताना अब आप, मैंने यहाँ पे M प्लस को नहीं छेड़ा, दो कंपाउंड है, दोनों में M प्लस दिया हुआ है, लेकिन मैंने एनायन को चेंज कर देना है। एक बार x पे -1 है, एक बार x पे -2 है। बता ज्यादा क्लाउड किसके पास है, -1 के पास या -2 के पास? बोलो यार। जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा होगा, क्या वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने पास से दूर की तरफ भेज सकता है? तो ज्यादा पोलराइजेशन भी उसी का होगा जिसके पास क्लाउड ज्यादा होगा। तो माइनस ज्यादा तो पोलराइजेशन ज्यादा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। माइनस बढ़ता है तो रेडियस पे क्या फर्क पड़ता है? बोलो, माइनस बढ़ता है तो रेडियस बढ़ता है। तो एनायनिक रेडियस भी ज्यादा होना चाहिए, तो पोलराइजेशन ज्यादा हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। तुम खुद ही सोचो, अगर मैंने एनायन का रेडियस छोटा कर दिया तो ये तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने पास न्यूक्लियस के पास रख लेगा। आप अगर चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड खिंच करके बीच में आ जाए, तो इसको तो रिलीज करना होना चाहिए, ऐसा ऐसा एनायन लेना पड़ेगा जो ये रिलीज कर दे। तो आप यहाँ पे बताओ, फ्लोरीन को लेना पसंद करोगे या क्लोरीन को? क्लोरीन को लेना पसंद करोगे या ब्रोमीन को? ब्रोमीन को लेना पसंद करेंगे या आयोडीन को? क्योंकि जितना बड़ा एनायन होता जाएगा, रिलीजिंग टेंडेंसी उतनी ज्यादा होती जाएगी। तो कुल मिलाकर के पोलराइजेशन को बढ़ाने के लिए ये 4 फैक्टर है। एनायन कॉमन तो कैटायन पे जाएंगे, कैटायन कॉमन तो एनायन पे जाएंगे। बिना देखे एक बार फैक्टर बोलेंगे, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? ओके। प्लस बढ़ेगा तो पोलराइजेशन, क्योंकि प्लस बढ़ने से क्या खींचने की टेंडेंसी बढ़ती है, अट्रैक्शन टेंडेंसी बढ़ेगी तो पोलराइजेशन बढ़ जाएगा। तो प्लस बढ़ता है तो पोलराइजेशन बढ़ता है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। प्लस बढ़ता है तो सब कुछ बढ़ता है, किसको छोड़ करके? तो रेडियस कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। कैटायनिक रेडियस होना चाहिए छोटा, और चार्ज होना चाहिए ज्यादा। तो यहाँ पे चार्ज ज्यादा, पोलराइजेशन ज्यादा, रेडियस कम तो पोलराइजेशन ज्यादा। एनायन की अगर बात आ जाए, सपोज एनायन पे अगर आप जा रहे हैं, कैटायन उस क्वेश्चन में कॉमन है, तो एनायन पे चार्ज भी ज्यादा होना चाहिए पोलराइजेशन को बढ़ाने के लिए, और उसका रेडियस भी ज्यादा होना चाहिए, ताकि वो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को सेंटर में ज्यादा से ज्यादा भेज सके, ठीक है? अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, इसका ऑर्डर बताना है, ठीक है? ऑर्डर ऑफ पोलराइजेशन देखिएगा, LiCl, NaCl, KCl, रूबिडियम Cl, सीजियम Cl, ठीक है? मेरे को यहाँ पे पोलराइजेशन का ऑर्डर निकालना है। इसमें पहले ये देखिए, नहीं डायरेक्ट नहीं बताओगे आप, इतने होशियार नहीं हो, डायरेक्ट नहीं बताना है आपको, ठीक है ना? कॉमन क्या है इसमें? क्या कॉमन है? एनायन कॉमन है। एनायन कॉमन है तो कैटायन पे जाएंगे, कैटायन पे जाएंगे तो चार्ज पे जाएंगे। स्टेप वाइज ही करना, गलती होती है इनमें, ठीक है? सिंपल क्वेश्चन में ज्यादा, तो यहाँ पे प्लस ज्यादा तो पोलर, लेकिन प्लस तो सब में बराबर है क्योंकि चार्ज सेम हो गया बेटा। तो अब किस पे जाएंगे? रेडियस पे। बता, ज्यादा पोलराइजेशन बड़ा कैटायन करता है या छोटा कैटायन? छोटा कैटायन करेगा। तो यहाँ पे हमने पोलराइजेशन का ये ऑर्डर निकाल लिया। अब मैं लगाने जा रहा हूँ इसमें सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर। लेकिन ये क्वेश्चन तो पूरा का पूरा फर्स्ट डे का है। सॉल्युबिलिटी तो तब लगाई जाती है जब क्वेश्चन किससे आए। अब है इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो टॉपिक तो अब यहां से बनेगा। हाँ सुनना, क्वेश्चन किससे आना चाहिए? P ब्लॉक से। और बोल क्यों नहीं रहे हो यार, हटाना है क्या क्वेश्चन को? तो बोलो ना तुम यार, कौन कौन से ब्लॉक से आना चाहिए? DF या फिर डिफरेंट। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी आपको एक्सेप्शन में करा चुका हूँ। 2 बार घटेगा 2 बार बढ़ेगा, क्वेश्चन याद है क्या? तो जो क्वेश्चन एक्सेप्शन में आ चुका है, जो क्वेश्चन हाइड्रेशन और लैटिस एनर्जी से ऑलरेडी सॉर्टेड आउट है, मैंने क्या बोला, या तो एक्सेप्शन में आ चुका है या फिर हाइड्रेशन और लैटिस से हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उस क्वेश्चन को आप जो है पोलराइजेशन से नहीं करोगे। क्योंकि यही कंफ्यूजन रहता है माइंड में कि सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन आ गया तो सर कॉन्सेप्ट कौन सा लगाना है। शुरू से मैंने बताया, फर्स्ट डे और सेकेंड डे का अगर क्वेश्चन आएगा, ओफो हमारी सेलिना वाला जो ट्रिक है, उससे आप हाइड्रेशन और लैटिस लगाओगे। अगर P ब्लॉक से आता है पोलराइजेशन, D ब्लॉक से आता है पोलराइजेशन, L ब्लॉक से आता है पोलराइजेशन, या अलग अलग ग्रुप से आता है तो पोलराइजेशन।
और जो क्वेश्चन एक्सेप्शन में भी हो चुके हैं उनको भी आप नहीं छेड़ोगे, वो हो चुका है उसको नहीं छेड़ना है। और एक्सेप्शन में टोटल मिलाकर के मैंने 5 क्वेश्चन, और एक्सेप्शन में एक क्वेश्चन ऐसा भी था जिसमें बेरिलियम कॉमन था, और बेरिलियम कॉमन में मैंने लिखाया था कि पोलराइजेशन से करेंगे इसको, क्योंकि बेरिलियम के पेज पलटो, देखो एक्सेप्शन, देखो देखो भैया, BeF2 BeCl2 एक्सेप्शन में पहला क्वेश्चन, एक्सेप्शन और सॉल्युबिलिटी में पहला क्वेश्चन बेरिलियम के हैलाइड्स का वो क्वेश्चन है। तो यहाँ पे उसी क्वेश्चन को हम लिखने जा रहे हैं। तो यहां से तो सॉल्युबिलिटी कैंसिल कर देते हैं, इसका तो केवल पोलराइजेशन का ऑर्डर काफी है। लेकिन यहाँ देखिए बेरिलियम BeF2 BeCl2 BeBr2 एंड BeI2, ये क्वेश्चन अलग से था। सेकंड एसी में हॉट कॉफी कोल्ड कॉफी मंगवाई, सेकंड ए का कैटायन अगर कॉमन होता है तो जनरली लेटिस एनर्जी से सॉर्ट आउट कर देते हैं, क्योंकि सेकंड एसी सेलिना वाला जो था वो स्मॉल आयन था, ट्रीटेड एज ए स्मॉल आयन, अप्लाई लेटिस एनर्जी। लेकिन इफ बेरिलियम इज द कॉमन, मैंने बताया था बेरिलियम अगर कॉमन है तो अप्लाई पोलराइजेशन। तो अब पोलराइजेशन का टाइम आ चुका है, यहाँ पे हम पहले पोलराइजेशन लगाएंगे और सॉल्युबिलिटी ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पोलराइजेशन का ऑर्डर लगाने जा रहे हैं। इसमें कैटायन कॉमन दिख रहा है, कैटायन अगर कॉमन है तो कंसीडर एनायन, एनायन पे जाएंगे तो चार्ज को देखेंगे, चार्ज सेम है, सारे हेलोजन है, रेडियस पे जाएंगे, एनायन का रेडियस छोटा होना चाहिए बड़ा, बड़ा एनायन होगा तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा। ये पोलराइजेशन का ऑर्डर है, तो सॉल्युबिलिटी का आंसर अब आ चुका है, ये आपके सामने ऑर्डर आ गया। डिफरेंट ग्रुप का क्वेश्चन, यहां देखिए डिफरेंट ग्रुप का क्वेश्चन, NaCl MgCl2 AlCl3 डिफरेंट ग्रुप का हो गया, डिफरेंट ग्रुप का ही क्वेश्चन है, कंफर्म हो गया। एक फर्स्ट है, एक सेकंड, एक थर्ड। ओ, इन क्वेश्चन में से एक तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, 8वीं क्लास 9वीं क्लास से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं तो आयनिक हूं। कौन सा कंपाउंड रहा है आयनिक इसमें? NaCl। तो नो डाउट हमको आंसर तो पता लग गया कि NaCl हाईली सोल्यूबल है, सबसे ज्यादा सोल्यूबिलिटी NaCl की होगी क्योंकि वो आयनिक है। लेकिन पोलराइजेशन अप्लाई करके देख लेते हैं, आंसर वही आएगा। यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +3 है। ओहो, ये तो डिफरेंट ग्रुप का क्वेश्चन है, और जब डिफरेंट ग्रुप का आता है तो अप्लाई पोलराइजेशन, पोलराइजेशन का ऑर्डर ये आ जाएगा, देख लीजिए सही लगाया है क्या? +1 +2 +3 में प्लस बढ़ता जाएगा, तो क्या पोलराइजेशन बढ़ता जाएगा क्या? और पोलराइजेशन और सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली है इनवर्सली, तो सॉल्युबिलिटी ठीक उल्टा आ जाएगा। और आप देख सकते हैं कि NaCl की जो सॉल्युबिलिटी है वो सबसे ज्यादा आ रही। और काफी सारे क्वेश्चंस हम करने वाले, पहले आप इसको नोट करिए और ये क्वेश्चंस लिखिए। बेरिलियम वाले को हाईलाइट कर देंगे, डिफरेंट ग्रुप को हाईलाइट कर देंगे, नोट करिए इसको। मूड अच्छा नहीं है, लिख ले इसको। अरे हंस मत, मैं भगा दूंगा क्लास, लिख ले इसको। तू कहाँ था रे? ओए, कहाँ था तू? ठीक है, बहुत बढ़िया, बधाई हो, आपने 1 लाख रुपए दिए हमको। ठीक है ना, अगले साल फिर आए, स्वागत है आपका। 3-4 साल तक स्वागत करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और आगे भी अगर गवर्नमेंट के नियम आ गए 10 साल तक अगर प्रिपरेशन कर सकते हो। बहुत पैसा है अपने मम्मी पापा के पास में, इसलिए आए अपन तो कोटा में, है ना। पैसा बर्बाद करने के लिए 2 महीने रह गए, फिर वापस घूमोगे भीड़ में हिस्सा बन करके, फिर फेस का पता करते रहना, अल्फा अचीवर कहाँ चल रहा है, अचीवर प्लस कहाँ चल रहा है। सर आप कौन से पेज में पढ़ा रहे हो, दोबारा से एक बार पढ़ लेते हैं क्या जा रहा है। ये करना है क्या तेरे को? तो किस लिए आया फिर यहाँ पे, पढ़ने के लिए आया ना, आया कर क्लास में। छोटा बच्चा तो है नहीं कि बार बार समझाना पड़े तेरे को, 2-3 बार टोक दिया मैंने। क्लास में नहीं आएगा, फिर समझ में नहीं आएगा, वहां पे मिस्टेक करेगा पेपर में।
और इतने सिंसियर तो अपन है नहीं कि एलटी क्लास में लगातार 4 क्लास अटेंड कर ले। समझ रहा है ना, मैं जानता हूँ। लगातार तो तू केजीएफ के लिए बैठ सकता है। सीरियसली ले करियर को, और क्या। पढ़ जाओगे, लिख जाओगे, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करोगे आगे जा करके। ठीक है, बढ़िया कमाई करोगे, हैं, करियर सेट हो जाएगा तुम्हारा। नहीं तो फिर क्या है, ये भीड़ का हिस्सा बन जाने में क्या है। हिंदुस्तान में भीड़ भीड़ है, जहाँ देखेगा जहाँ भीड़ है। ऐसा तो नहीं तू दूसरा बिजनेस सोच रहा हो कोटा में कि ये बढ़िया चल रहा है। हाँ, पोहा कचौरी है, पोहा कचौरी बढ़िया। अबे पढ़ाई करा कर। तू क्या, तू भी उसका साथ देता है? ज्यादा मत बोल। कोवेलेंट कोवेलेंट वाला जो पढ़ाया गया है आपको, रिवाइज करा आप लोगों ने? कोवेलेंट वाला पार्ट मैंने रिवाइज करने के लिए बोला था, आपने करा रिवाइज उसको? अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट वीक में अपन आधे घंटे का सेशन ऐसा रखेंगे जिसमें कंप्लीट केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट और थर्मल स्टेबिलिटी करेंगे इसके बाद स्टार्ट। वो लास्ट पार्ट है बॉन्डिंग का। वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा ब्लॉक स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन वो क्या है, बॉन्डिंग बार बार रिवाइज करने वाली चीज है, बड़ा चैप्टर है। 2 to 3 क्वेश्चन उसमें ये लेकर के बैठा हुआ अपने नीट एग्जामिनेशन में। बार बार पढ़ोगे अच्छा रहेगा। यहाँ पे रिवीजन कराता रहूंगा मैं। अगली बात सुनने बेटा। हाँ, ऐसा तो नहीं लगता ना वो रिवीजन तो हमारी तौहीन है? ऐसा तो नहीं लगता है? ऐसा तो नहीं लगता ये तो बेइज्जती है हमारी, रिवीजन क्यों करें? है ऐसा तो नहीं है ना? पढ़ाई कर सकते हो ना दोबारा से। तो ये 30 मिनट्स वाला है ना स्लॉट, जो है नेक्स्ट वीक में अपन निकालेंगे चलते हुए लेक्चर में। और उसमें कंप्लीट बॉन्डिंग के जो मेन मेन टॉपिक्स है एक बार उसको फिर से देखेंगे। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पाई बॉन्ड हो गया, वीबीटी के एक्सेप्शंस हो गए। वीबीटी के एक्सेप्शन वो याद करो, वो एच एच और एच एफ वाला। एच एच और एच एफ में स्ट्रॉन्ग कौन है? एच एफ। डेल्टा एन वाला याद आया? ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर में स्ट्रॉन्ग कौन सा है? सल्फर सल्फर। लोन पेयर रिपल्शन लग जाता है। F2 किसक करके कौन से नंबर पे आ जाता है? 3rd नंबर।
ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अगर दोबारा से नहीं देखोगे भूल जाते हैं, डेटाबेस भी रहते हैं इसमें काफी सारे, तो एक बार देखना पड़ेगा उसको वापस से, तो रिवीजन हो जाएगा बढ़िया तरीके से। ठीक है। हाँ, जवाब देना भैया इसमें। पोलराइजेशन का ऑर्डर लगा रहे हैं, पोलराइजेशन का ऑर्डर है, LiF है, Li2O है। ठीक है, सोल्यूबिलिटी नहीं लगा रहा हूं मैं, सोल्यूबिलिटी नहीं, केवल पोलराइजेशन। सोल्यूबिलिटी कहां से लगाऊंगा इसमें, सेलिना में लिथियम कॉमन आ गया ना यार, जो पुरानी ट्रिक से हो सकता है उसको हम पोलराइजेशन से नहीं करेंगे, ये कहना चाह रहा हूं मैं हर क्वेश्चन में। ठीक है, लिथियम कॉमन, एक है -1, बेटा देखते आंसर बताओ, -1 या -2? सही बात है, ये आ गया पोलराइजेशन का ऑर्डर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए यहाँ पे, एग्जांपल है यहाँ पे BeF2 BeCl2, ये वाला तो हो गया ना, बेरिलियम के हैलाइड्स तो हो गए। ठीक है, ये देखिए LiF LiCl LiBr है बेटा, Li है। ठीक है ना, चार्ज लगाओ तो चार्ज कांस्टेंट चल रहा है क्या, कैटायन भी कॉमन है क्या? ठीक है, एनआईन को देखो बेटा, रेडियस को देखना, तो एनआईन के -1 है सब पे चार्ज, तो साइज को देख करके ये आंसर आ जाएगा और ये बन जाएगा पोलराइजेशन का ऑर्डर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, चलो इस बार कैटायन और एनायन है ना, दोनों सेम कर देते हैं, देखिए फिर कौन बताता है जवाब। ये रहा FeO और ये है Fe2O3, और ये क्वेश्चन भी डी ब्लॉक का है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें पोलराइजेशन भी लगाऊंगा और सोल्यूबिलिटी भी लगाऊंगा। इस क्वेश्चन को बताना है तुम्हें, है ना, FeO और Fe2O3 में। हाँ, 1+2 है, 1+3 है, तो +2 और +3 वाले में ज्यादा किसका होगा, +3, +3 वाले का, तो ये +2 हो गया, ये +3 हो गया, +3 वाले का पोलराइजेशन ज्यादा, सोल्युबिलिटी ठीक रिवर्स आ जाएगा। और एग्जांपल देखो यहाँ पे, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक का मिक्स क्वेश्चन, अगेन डी ब्लॉक और पी ब्लॉक से तो पोलराइजेशन से सोल्व कर सकते हैं, ZnO ZnS, पहले पोलराइजेशन फिर सोल्युबिलिटी, दोनों लगा सकते हैं इसमें। हाँ, जिंक जिंक कॉमन, ऑक्सीजन सल्फर एक ही फैमिली, जिंक जिंक कॉमन, ऑक्सीजन सल्फर, एक है -2, एक है -2, चार सेम है। ऑक्सीजन और सल्फर में बड़ा कौन है रे, एक मिनट, बड़ा ही देखना है ना, एनएन पे जा रही है ना बात, एनएन छोटा होना चाहिए बड़ा, और कैटायन कैसा होना चाहिए, छोटा, कैटायन छोटा होना चाहिए। ये पोलराइजेशन का ऑर्डर आ जाएगा, ये सोल्युबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है MnO, दिया हुआ है Mn2O3, यहाँ दिया हुआ है Mn2O7, सारे मैंगनीज के ऑक्साइड हैं, डी ब्लॉक का क्वेश्चन है, +2 +3 +7, चार्ज से आंसर आ जाएगा, सोल्युबिलिटी ठीक रिवर्स हो जाएगा, ऐसा कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कैल्शियम का नाइट्राइट Ca3N2 Ca3P2, कैल्शियम कैल्शियम कॉमन, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, फॉस्फोरस बड़ा है, पोलराइजेशन का ऑर्डर आ गया, ऐसे कर सकते हो आप। ठीक है, जब कैटायन सेम दिया जाए तो एनएन पे चले जाओ, एनएन सेम दिया जाए कैटायन पे चले जाओ, दोनों अगर सेम दिए जाएं तो चार्ज पे चल जाएंगे, सिंपल है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको भी, इन तीनों चारों क्वेश्चन को, फिर एक अलग क्वेश्चन में करवाने जा रहा हूं यहाँ पे। एक और फैक्टर बचा हुआ है अभी पोलराइजेशन को डिसाइड करने के लिए, और वो है कॉन्फ़िगरेशन। ये इसको बता देना, ऐसे लिखते लिखते बता दो जवाब दो, PCl3 या PCl5, +3 या +5,
पोलराइजेशन 5 वाले का ज्यादा, चार्ज को देख करके +3 और ये +5, सॉल्युबिलिटी उल्टा। लिखो, जल्दी लिखो इसको। हाँ देखिए भैया, डिफरेंट ब्लॉक का क्वेश्चन, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक की तो बात हो गई कि उसमें पोलराइजेशन, इधर देखेंगे बोर्ड पे, सामने देखिए, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक से अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं पोलराइजेशन अप्लाई करूंगा, ये बता ही दिया। डिफरेंट ग्रुप से क्वेश्चन आएगा तो भी, डिफरेंट ब्लॉक से आएगा तो एक बात तो पक्का हो गया कि डिफरेंट ग्रुप का तो ऑटोमेटिकली हो गया। अरे ब्लॉक जब अलग अलग होगा तो ठीक है। तो डिफरेंट ब्लॉक ये अलग से मैं हाईलाइट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन की पहचान है ये डिफरेंट ब्लॉक। ठीक है, डिफरेंट ब्लॉक से अगर 3 कंपाउंड उठ करके आ रहे हैं तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। एक है क्वेश्चन NaCl का, एक है SnCl2 पी ब्लॉक से है, ये एस ब्लॉक से है, और एक जिंक Cl2 ये डी ब्लॉक से। चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है 8वीं क्लास है, आयनिक हूं मैं। कौन सा हूं मैं? आयनिक। आयनिक सॉल्युबिलिटी तो सबसे ज्यादा है इसकी। अब आप के मजे कब आ जाएंगे क्वेश्चन में, अगर चारों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें NaCl अगर हाईएस्ट पे दिया हुआ है तो टिक लगा और सीधा आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन में जो है टाइम ही वेस्ट नहीं होगा। लेकिन वो ऐसा तो करेंगे नहीं, दो ऑप्शन में NaCl हाईएस्ट पे होगा। पहला ऑर्डर जो आएगा वो आएगा NaCl, उसके बाद सेकंड ये, फिर थर्ड ये, फिर उसके बाद एक और ऑप्शन ऐसा हो सकता है जिसमें NaCl हाईएस्ट पे हो, सेकंड पे ये दिया हो, थर्ड पे ये दिया हो। तो इसको ज्यादा सोल्यूबल बताना बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और जो इसको भी ना बता पाए वो तो हवा में देख के थूके। लेकिन SnCl2 और जिंक Cl2 ये जो दोनों हैं, इन दोनों कंपाउंड में सॉर्ट आउट करना है, ये इंपॉर्टेंट बात। तो देखिए, पहले क्या है, डिफरेंट ब्लॉक का होगा तो जाहिर सी बात है ब्रैकेट में मैं डिफरेंट ग्रुप तो लिख ही सकता हूं। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप तो लिख ही सकते हैं। अब डिफरेंट ग्रुप का हो गया तो अप्लाई पोलराइजेशन। पोलराइजेशन कहता है पहले चार्ज को देखो, एनायन कॉमन है, केटायन के चार्ज पे जाते हैं, +1 +2 नो डाउट +2 वालों को पोलराइजेशन ज्यादा। तो ये भी पता लग गया कि इसमें इनमें पोलराइजेशन अगर ज्यादा है तो कौन सा कैरेक्टर ज्यादा है, और कोवलेंट कैरेक्टर वालों की सोल्युबिलिटी ज्यादा होती है कम होती है, कम होती है। तो ये ज्यादा सोल्यूबल आ गया, ये तो हो गया। इन दोनों को करना है सॉर्ट आउट। अब यहाँ पे क्या है, क्लोरीन क्लोरीन कॉमन, केटायन पे गए, केटायन पे चार्ज कॉमन, फिर जाते हैं रेडियस में। अब रेडियस इसमें कैसे निकालोगे भैया, जिंक यहाँ पे है, ZnCdHg इस जगह पे होता है, बोरोन फैमिली फिर इधर आता है, फिर कार्बन फैमिली में 5वें पीरियड पे टिन यहाँ पे आता है। आप कंपेयर कर ही नहीं सकते, एक तो जिंक यहाँ बैठा हुआ है, टिन यहाँ बैठा हुआ है, ग्रुप अलग अलग, पीरियड अलग अलग, और चार्ज और दिया हुआ है +2, क्योंकि इन पे दोनों पे चार्ज +2 आ रहा है। देखो मेरी बात सुनो,
रेडियस को आसानी से कब बताया जा सकता है, या तो एक ही पीरियड के हो, लेफ्ट टू राइट, या टॉप टू बॉटम हो। अब यहाँ पे बिल्कुल मिक्सअप हो रखा है, ऐसा भी नहीं कि सर क्या जा रहा है, ये तो चौथा पीरियड ही तो है, ये पांचवा पीरियड है, पांचवा पीरियड शेल ज्यादा नहीं। चौथे पांचवे के बाद तो डी और एफ ब्लॉक की एंट्री हो जाती है यार, और डी और एफ ब्लॉक में तो एक्सेप्शन पे आएंगे ही आएंगे, क्योंकि डी और एफ का शील्डिंग इफेक्ट होता है पुअर, सिग्मा कम तो जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव ज्यादा तो रेडियस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वहां पे तो ऑलमोस्ट इक्वल अपन बोलने लग जाते हैं, अपन तो टॉप टू बॉटम एक ही ग्रुप में इतने सारे एक्सेप्शन बता देते हैं रेडियस को लेकर के, तो हाउ कैन यू कंपेयर जिंक एंड टिन, ये तो बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए हम ना तो रेडियस पे जाएंगे ना चार्ज पे जाएंगे, चार्ज पे तो वैसे भी नहीं जा सकते क्योंकि चार्ज हो गया कांस्टेंट। हम जाते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, और कॉन्फ़िगरेशन क्या कहना चाह रहा है ये सुनना ध्यान से। जिंक का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d10, तो इसके अंदर वाला शेल भी लिख देता हूँ 3s2 3p6 4s2 3d10, लास्ट शेल और सेकंड लास्ट शेल पूरा पूरा लिख दिया मैंने, ठीक है। इसी तरह से इधर देख, इधर देख, टिन का कॉन्फ़िगरेशन पांचवा पीरियड है, फिफ्थ पीरियड होता है टिन, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन। कार्बन फैमिली का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP2, क्या होता है NH2 NP2, और N की वैल्यू 5 है, पीरियड 5 है, तो यहाँ पे 5s2 5p2, बीच में तो D आएगा ही आएगा, और फोर्थ पीरियड को मैं पूरा भर देता हूँ 4s2 4p6, बीच में 3D भरूंगा तो फिर थर्ड शेल भी लिखना पड़ जाएगा, इसलिए मैं केवल दो शेल से काम चला रहा हूँ, N शेल और N-1, बस उतना उतना लिख रहा हूँ। यहाँ पर भी N लिखा और N-1 लिख दिया, लास्ट और सेकंड लास्ट शेल लिख दिया। +2 दो इलेक्ट्रॉन कम करने हैं, खेल पूरा केटायन पे आ चुका है अब, और उसके कॉन्फ़िगरेशन में बात जा रही है, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए भैया, ये 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दिए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन हटाना है मेरे को, एस में से नहीं हटाऊंगा, न्यूक्लियस के करीब होता है, 5p में से जाएगा, ज्यादा बाहर 5p होता है, तो ये रह गया कॉन्फ़िगरेशन बचा हुआ, और ये रह गया कॉन्फ़िगरेशन बचा हुआ। यहाँ पे पूरे काउंट करते हैं तो एस में 2 गए, पी में 6 गए, डी में 10 गए, पूरे के पूरे एक ही शेल के हैं, सारे के सारे नंबर 3 शेल के हैं, 3s2 3p6 3d10, टोटल हो गए इसमें 18 इलेक्ट्रॉन। लेस देन 8 वालों को हाइपोवेलेंट बोला जाता है, मोर देन 8 वालों को हाइपरवेलेंट बोला जाता है, ऑड इलेक्ट्रॉन की संख्या बच जाए तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल बोला जाता है। इसी तरह से 18 इलेक्ट्रॉन वालों को सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है, क्या बोला जाता है, तो ये है कॉन्फ़िगरेशन सूडो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पे 18 तो ये रहे, 2 ये रहे, 6 ये रहे और 10 ये रहे, 18 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे भी दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा नजर आ रहे हैं, और वो है ये 5s वाले, 5s के 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में है, ये 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से खेल जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इधर देखिए, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं और सारे के सारे एक ही शेल में, 3 3 3, एक ही शेल में, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ही शेल की 18 इलेक्ट्रॉन, बड़ा दमदार है ये, इसके जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा है, इसका जेड इफेक्टिव इन दोनों ने नहीं करा ज्यादा, इसने डी ने करा। डी का शील्डिंग इफेक्ट कैसा होता है, बोलो ना यार, ऐसा तो है नहीं कि तुम अननोन हो इन सब चीजों से। हाँ हाँ, डी का शील्डिंग कैसा होता है बेटा, और डी पूरा भरा हुआ भी है, गजब का असर दिखाएगा डी। हाँ, तो यहाँ पे सूडो इनर्ट में खासियत है, शील्डिंग हो जाएगा पुअर, क्योंकि डी में 10 जा रहे हैं, शील्डिंग पुअर तो जेड इफेक्टिव ज्यादा, और यही तो ज्यादा चाहिए पोलराइजेशन ज्यादा करने के लिए, कैटायन का जेड इफेक्टिव ज्यादा तो पोलराइजेशन भी ज्यादा, ठीक है ना, तो इसका पोलराइजेशन ज्यादा। टिन बोलेगा मेरे भी डी में 10 जा रहे हैं, डी में 10 जा रहे हैं, इसमें डी में 10 गए तो मेरे भी तो डी में 10 गए, देखो डी में 10 दिख रहा है, तो डी ने बोला मैं तो शील्डिंग पुअर लगाऊंगा, एस बोला लगा के दिखा, एस में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसकी पूरी कैपेसिटी भर चुकी है, और एस बोलेगा मेरा शील्डिंग इफेक्ट पुअर नहीं, कैसा है, एस और पी का शील्डिंग कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो यहाँ पे जो ये करेगा उसका उल्टा काम एस कर देगा, एस क्या करेगा, इसके शील्डिंग को स्ट्रॉन्ग बना देगा, ये बोलेगा मैं जेड इफेक्ट को बढ़ाऊंगा, ये बोलेगा मैं जेड इफेक्ट को घटाऊंगा, तो ये बीच में रह जाता है, और ये तो बिल्कुल फ्री है, इसमें तो डी का सहारा ही नहीं है, इसमें तो केवल एस और पी है, S2 और P6, 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है। सोडियम के ऊपर अगर आप प्लस चार्ज लगाओगे तो 3s2 3p6 2s2 2p6 कॉन्फ़िगरेशन बचेगा नियॉन की तरह, इसमें तो डी है ही नहीं, इसलिए ये तो मतलब ही नहीं रखता, पीछे पीछे लड़ाई तो जो है ना वो डी वालों में है। डी वाले बोलना चाह रहे हमारा शील्डिंग पुअर है, सिग्मा होगा कम, सिग्मा होगा कम तो जेड इफेक्टिव होगा ज्यादा। सोडियम ने बोला मैं तो एस ब्लॉक का हूं, एस ब्लॉक वाले तो वैसे आयनिक बना करके खुश रहता है, बस कंट्रोवर्शियल वालों को छोड़ दो। कंट्रोवर्शियल वाले कौन कौन से याद आ गया, लिथियम और बेरिलियम, मैग्नीशियम भी हो जाता है, डायगोनल वाले हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन सोडियम तो चलो हट गया पोलराइजेशन के मामले में, आयनिक होता है वैसे भी, हो तो उसमें हम ज्यादा सोचेंगे भी नहीं, NaCl आ गया, लेकिन इन दोनों में लड़ाई हुई डी की वजह से, इसने भी बोला डी में 10 है, इसने भी बोला डी में 10 है, डी का शील्डिंग पुअर लगाऊंगा, सिग्मा कम कर दूंगा, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, सिग्मा कम कर दूंगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा करूंगा, ये भी ऐसा ही करना चाह रहा था, लेकिन इसके इफेक्ट को थोड़ा कम कर दिया, किसने, एस ने कर दिया, तो कैंसिलेशन होने की वजह से सेकंड नंबर पे आता है। तो हुआ क्या कि पोलराइजेशन का ऑर्डर
पोलराइजेशन का ऑर्डर में 8 वालों को सबसे पीछे रखा जाएगा, फिर 18+2 वाले, यानी कि इसको बोला जाता है सूडो +2 कॉन्फ़िगरेशन, और सबसे आगे रखा जाता है सूडो वालों को जो 18 वाले हैं। ये होता है पोलराइजेशन का ऑर्डर। इस 18 में केवल डी का डोमिनेशन है। अच्छा, ये तो नहीं सोच रहे तुम कि सर इसमें डी में 10 है, इसमें भी तो एस में 2 जा रहे हैं। अबे वो सेम शेल के हैं बे, बड़ा शेल है यहाँ पे। ये जो एस का 2 है मैंने हाईलाइट क्यों करा, ये बड़े शेल का एस के 2 है। यहाँ पे भी एस में 2 है, इधर भी एस में 2 है, लेकिन ये खास क्यों है, क्योंकि इसके 5s में 2 है। अगर यहाँ पे 4s में 2 रह जाते तो ये भी गड़बड़ करता। बात समझ रहे आई। डी के इफेक्ट को कैंसिल जो एस करता है वो एस सेम शेल का नहीं, बड़े शेल का होता है, तो यहाँ पे 5th शेल का है। ठीक है, तो इसी कारण से 18+2 जो है वो मिडिल में आएगा और 8 वाला पीछे आ जाएगा है? अब क्या होता है, ये 8 वाला पीछे हो गया, 18+2 बीच में आ गया और 18 वाला आगे आ गया। अगर सोल्युबिलिटी का ऑर्डर निकाला जाएगा तो 8 वालों को सबसे ज्यादा, 18+2 का और कम, और 18 वालों को सबसे कम, यानी कि NaCl सबसे ज्यादा सोल्यूबल, SnCl2 और कम, और ZnCl2 और कम। लेकिन क्या होता है, इस क्वेश्चन को देख करके थोड़ी सी घबराहट सी होती कि यार ऐसा कॉन्फ़िगरेशन कैसे पहचानेंगे, हैं कैसे पता लगाएंगे कॉन्फ़िगरेशन क्या। सर तो एक टाइम, ये तो 1 महीना हो गया हमको, तो पीरियोडिक टेबल पड़े हुआ, नीट जब तक आएगा तो 3 महीने हो जाएंगे, 4 महीने हो जाएंगे, ऐसे थोड़ा ना याद रहता है हमको, है ना, बार बार रिवीजन कौन करेगा। तो इसके लिए भी थोड़ी सी एक पहचान है, ठीक है ना। इसमें भी एक तरीका है, जो मैंने थोड़े बहुत क्वेश्चन देखे बुक्स वगैरह में जो दिए जाते हैं, उसकी पहचान क्या होती है, एक तो ऊपर लिखा हुआ है डिफरेंट ब्लॉक का, डिफरेंट ब्लॉक का दिया जाए, थोड़े से अलर्ट हो जाओ, ये पोलराइजेशन आ गया, डिफरेंट ब्लॉक का है, सूडो सूडो +2 और 8 वाले क्वेश्चन पे जाएगी ये बात अब, है ना। ये तो पहली पहचान। अब इसमें 18 और 18+2 वालों को कैसे सॉर्ट आउट करें। वी आर नॉट एक्सपर्ट जल्दी जल्दी कॉन्फ़िगरेशन लिखने वाले, मतलब दिमागी रूप से पैदल बच्चों के लिए ये है कि जल्दी जल्दी जो कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख पाते, 5-5 साल से तैयारी करें लेकिन कॉन्फ़िगरेशन में कमांड ही नहीं, तो उसके लिए क्या है, एलिमेंट्स तो याद रहते हैं, ऐसे बच्चों को एलिमेंट्स जरूर याद रहते हैं। ठीक है, तो 18 वालों की खासियत क्या होती है, ज्यादातर 99.9% चांस 18 वाला जो आएगा ना, 18 वाला जो कंपाउंड होगा वो होगा या तो कॉपर फैमिली में से CuAgAu, या फिर जिंक फैमिली में से ZnCdHg, ग्रुप नंबर 11-12। हाँ, ऐसे ध्यान रखना अब आप, ठीक है। तो और स्पीडली करने के लिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि बच्चे तो टाइम लगाएंगे, ये क्वेश्चन अगर आ गया तो समय लगेगा। डिफरेंट ब्लॉक बच्चा पिक करने में टाइम लगाएगा, चार्ज पे बात जाएगी, चार्ज में कंफ्यूजन होगा, सेम चार्ज आता ही दिक्कत हो जाएगी। ये तो सोच लेगा बच्चा कि हाँ पोलराइजेशन लग सकता है, लेकिन फिर चार्ज देखेगा तो फिर कॉन्फ़िगरेशन लगेगा, फिर पहचानने में दिक्कत, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। तो इसको टाइम को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, याद रखेंगे कि 18 वाला जो क्वेश्चन होता है ना, वो हर बुक में आप देखोगे तो 18 वालों की खासियत है कि वो ग्रुप नंबर 11-12 में से दिया हुआ है। ठीक है, तो 11 और 12 में से जो कंपाउंड उठ करके आता है वो 18 वाला रहेगा। इसी तरह से बोरोन फैमिली, कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली में से अगर आएगा, ठीक है ना, तो वो 18+2 में से ज्यादातर दिया जाता है, क्योंकि उसके पी में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, पी का जैसे इफेक्ट कैंसिल, पी, ये जो पी वाले देखो ना यहाँ, ये कार्बन फैमिली, इसके 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो पी में से गए, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचेंगे वो एस वाले रहेंगे। तो एक खासियत होती है इन क्वेश्चन की कि 18 वाला जो क्वेश्चन आएगा वो कॉपर और जिंक फैमिली में से आएगा, 18+2 जो 2 वाला आएगा वो इसमें से आएगा, बोरॉन फैमिली में से और कार्बन फैमिली में से। और जो 8 वाला आएगा, लास्ट बेंच मोबाइल मत चलाओ बेटा, इधर देखो, ठीक है ना, 8 वाला जो रहेगा वो एस ब्लॉक में से रहेगा, ये एस ब्लॉक में से आएगा। ठीक है, और ये तो पहचान ही सकते हैं, है? ये तो पहचान सकते हो ना। 18 वाला क्वेश्चन कौन कौन सी फैमिली में से, ग्रुप नंबर 11-12, और 18+2 किस में से, बोरॉन फैमिली, और 8 वाला तो एस ब्लॉक वाला ही रहेगा, वो तो आए नहीं के वैसे के वैसे। तो डिफरेंट ब्लॉक पहली पहचान, दूसरी पहचान कि आप 18 और 18+2 वालों में कैसे जल्दी जल्दी सॉर्ट आउट करें। और अगर आप ये ट्रिक वगैरह अप्लाई नहीं करना चाहते तो ये वैसे भी बहुत नॉमिनल सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा है, कॉन्फ़िगरेशन लगाओ, इलेक्ट्रॉन हटाओ, वैसे ही पता लग जाएगा कि 18 वाला ये है और 18+2 है। सेफ साइड पे रहना चाहते हो तो कॉन्फ़िगरेशन, फिर भी प्रोबेबिलिटी है इसकी सबसे ज्यादा रहती है कि 11 और 12 नंबर में से दिया जाएगा तो 18 वाला दिया जाएगा, बोरॉन फैमिली कार्बन फैमिली में से दिया जाएगा तो जो है 18+2 में से दिया जाएगा। ये भी ना कर सको तो ये फैमिली फैमिली वर्ड हटा दो, देखो गाली लिखी हुई है। चलो चलो चलो, लिखो लिखो लिखो।
कोई बात नहीं, हम अच्छे परिवार से हैं, अच्छा लगता है ऐसा। गाली गलौज। मुन्ना भैया का गाली कहाँ बकते थे उसमें, मिर्जापुर देखे हो तुम? डिसेंट बंदा है, डिसेंट फैमिली से था। मुन्ना भैया। बाकी यार जो पहला वाला जो सीन था ना उसमें मिर्जापुर में, कि वो गोली मार देता दूल्हे के। भाई मैं फैन हो गया, तो डांस कर रहा था नॉर्मली और दूल्हे को गोली मार दी, तो क्या उसका। ये था, पारिवारिक सीरियल है, बढ़िया है। हाँ बेटा। मिर्जापुर तुम वहीं गए क्या? अरे वाह यार, प्राउड ऑफ यू बेटा। दिल से सैल्यूट है। नहीं वाकई में अच्छी जगह है बहुत। है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आऊँगा। त्रिपाठी त्रिपाठी है क्या? कौन कौन? अच्छा अच्छा। हम्म, चलो लिखो लिखो। ऐसे पहले वो गैंग्स ऑफ वसेपुर आई थी ना मूवी, तो धनबाद से हो गया? तो भी धनबाद से? वाह यार, इज्जत आ जाती है दिल में। नहीं, अच्छी बात है, बाप का माँ का सबका बदला लेगा रे तेरा फैजो। क्या है कि वो जब से वो देखी ना मूवी, मतलब एक अलग ही, नवाज भाई के जो मन में जो, उसके लिए मन में जो इज्जत आई है, हेड्स ऑफ। 15 15 16 बार जो है, देख, बार बार देखने का मन करता है उस पिक्चर को। देखो देखो तुमने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखे? हर भारतीय का कर्तव्य है ये। नहीं कोई तो ऐसा होगा, नहीं मैं तो सिंचन देखता, ओ मेरे मारा। सिंचन, सिंचन भी देखता हूँ, क्यों ना, देखता है क्या तू? हम्म, क्या हो गया? लिख लेगा तुमने, हटा दो उसको। लिखो इसको लिखो। थर्मल स्टेबिलिटी इन आयनिक कंपाउंड्स। थर्मल स्टेबिलिटी इन आयनिक कंपाउंड्स।
देखिए इधर थर्मल स्टेबिलिटी इन आयनिक कंपाउंड, नया पॉइंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये आखिरी 2 पॉइंट बचे हुए हैं। इसमें काफी सारी रिएक्शंस आने वाली है। एक इसमें थीम क्या रखेंगे अपन इस टॉपिक के अंदर के, जैसे हीटिंग इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी खत्म करते हैं फिर हीटिंग इफेक्ट आ जाएगा। तो उसमें क्या करेंगे कि एक रिएक्शन लिखा, आग लगाने वाली एक रिएक्शन लिखी, हीटिंग इफेक्ट यानी कि आग लगा देंगे। क्या कर देंगे? आग लगा। तो जैसे में अपन उसमें आग लगाएंगे तो जो जो प्रोडक्ट बनेगा तो क्या है, एक मेन रिएक्शन में ऊपर लिख दूंगा और फिर उसके नीचे एग्जांपल 5-6 एग्जांपल, फिर एक रिएक्शन लिखा उस पैटर्न पे 5-6 एग्जांपल। तो उसे याद करना आसान हो जाएगा कि 5 रिएक्शन को पढ़ेंगे और उससे 25 रिएक्शन तैयार हो जाएगी हमारी। देखिए थर्मल स्टेबिलिटी इन आयनिक कंपाउंड, अभी हीटिंग प्रोसेस के लिए बारे में बात नहीं कर रहा, अभी तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि कौन थर्मली स्टेबल है और कौन थर्मली अनस्टेबल है। थर्मली स्टेबल होना इट मीन ज्यादा टेम्परेचर को वो झेल सकता है, कंपाउंड टूटेगा नहीं। बात सुनते जाना ध्यान से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये केवल इसी चैप्टर के लिए नहीं है, आगे जाकर के ब्लॉक्स वगैरह में आप ये देखते रहेंगे, एस ब्लॉक पी ब्लॉक में बार बार इनकी रिएक्शंस आएंगी और वहां ये पॉइंट स्किप करे जाएंगे। ठीक है, सुनिए बात ध्यान से। आयनिक कंपाउंड के लिए थर्मल स्टेबिलिटी जानना चाह रहे हैं, यानी कि कौन सा कंपाउंड कितना थर्मल स्टेबल है, ऐसा जो है क्वेश्चन आता है ऑर्डर लगाने के लिए थर्मल स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग। जनरली ये बोला जाता है कि छोटे के साथ छोटा स्टेबल, बड़े के साथ बड़ा स्टेबल, वो याद करने का एक तरीका हो गया। लेकिन अभी हम जो टॉपिक पढ़ के आए हैं पोलराइजेशन, वो बेस टॉपिक है इसके लिए। वो अगर अच्छा हो गया हमारा तो ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। और देखिए अभी आप तुरंत मेरे को बता भी देंगे। आपको पता है मैंने एक कंपाउंड जिसपे क्रॉस लगाया था वो था LiHCO3, याद आ गया? LiHCO3 इन सॉलिड स्टेट डज नॉट एक्सिस्ट बोला था मैंने, और डज नॉट मेंशन दिया जाए तो भी सॉलिड मान करके चलेंगे और क्रॉस लगा दिया था। आपको पता है ये जो छोटे छोटे जो कैटायंस होते हैं वो बड़े बड़े एनायन का ऑक्सीजन लेकर के भाग जाते हैं। तो LiSO3 में लिथियम जो है ऑक्सीजन लेकर के चला जाता है तो कंपाउंड टूटने का डर रहता है। इसीलिए मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने एग्जांपल लिया है यहाँ पे Li2CO3 लिथियम कार्बोनेट की मैं बात कर रहा हूँ। इसमें लिथियम है छोटा कैटायन, स्मॉल कैटायन है। स्मॉल कैटायन होने से इसके जो जेड इफेक्टिव है वो बहुत ज्यादा है। जेड इफेक्टिव ज्यादा होने से ये पोलराइजेशन बहुत ज्यादा कर पाएगा। तो इससे क्या होता है कि जो छोटे कैटायन होते हैं, बात सुनना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटे कैटायन से बड़े बड़े एनायंस को खतरा रहता है। बड़ा एनायन जो है बड़े कैटायन से नहीं डरेगा लेकिन छोटे कैटायन से डरेगा क्योंकि इसका पोलराइजेशन पावर बहुत ज्यादा है। तो ये कार्बोनेट जो कि एक बड़ा एनायन है। अब क्या होता है, कार्बोनेट देखते कोल्ड कॉफी याद आता है क्योंकि जस्ट अभी अपन जो है सॉल्युबिलिटी करके निपटे हैं। लेकिन मैंने आपको एक बात बोली थी कि जो आपको लार्ज और स्मॉल सॉल्युबिलिटी में बताए जा रहे हैं वो उसी टॉपिक के लिए है। आगे जाकर के जितने भी पॉलीएटॉमिक रहेंगे वो सब कैसे हो जाएंगे, लार्ज। और जो सेकंड पीरियड वाले होते हैं, फर्स्ट पीरियड वाले होते हैं, वो सब स्मॉल आयंस में काउंट होंगे। तो पॉलीएटॉमिक तो सारे लार्ज हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लार्ज आयन। लार्ज एनायन जैसे ही छोटे कैटायन के पास आएगा, और अभी मैंने फैक्टर बताया भी ये बच्चों को कि छोटा कैटायन का पोलराइजेशन टेंडेंसी बहुत ज्यादा होता है। चार्ज ज्यादा हो वो बात ठीक है, लेकिन अगर रेडियस कम है तो वो भी पोलराइजेशन ज्यादा करेगा। और ये हम जानते हैं, वी नो दैट कि दिस इज द कंट्रोवर्शियल मेटल, ये कंट्रोवर्शियल मेटल है। ज्यादा पोलराइजेशन करेगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो खिंच करके बीच में आ जाएगा और कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप करने की कोशिश करेगा। अरे फाइनली तो जुड़ जाएगा, लिथियम कार्बोनेट बन जाएगा। होता तो यही है, पोलराइजेशन में जुड़ जाते हैं आयंस और लैटिस बन करके तैयार हो जाता है। लेकिन इस दौरान होता क्या है कि अगर आपने जरा सा हीट दे दिया इसको तो ये कंपाउंड जो है इसका ऑक्सीजन जो है टूट जाएगा, और ये ऑक्सीजन टूट करके इस लिथियम से जुड़ जाएगा। क्योंकि मेटल को ऑक्सीजन बड़ा पसंद है, जैसे बेबी को बेस पसंद है। बात समझ में आ गई? तो लिथियम जो है इस ऑक्सीजन को लेकर के चला जाएगा और Li2O प्लस यहाँ पे बाय प्रोडक्ट में CO2 गैस निकल जाएगी। बेटा जैसे मैंने यहाँ पे कार्बोनेट लिया ना, अगर आप OH आयन ले लोगे तो OH को भी आपको बड़ा आयन मानना है। कंफ्यूजन सबसे पहला OH को देखते ही कि फर्स्ट पीरियड का और सेकंड पीरियड का है, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का है, हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड का है। तो ये मन में ये फील आती है कि क्या ये स्मॉल आयन तो नहीं है, और सर ने OFO में स्मॉल में लिखा है। OFO हमारी सेलिना वाला जो ट्रिक था उसमें OH को स्मॉल बताया है, लेकिन OH डाई एटोमिक, SH डाई एटोमिक, जितने भी डाई एटोमिक और पॉली एटोमिक है सबको आपको बड़ा आयन मान करके चलना है। अभी मैं बड़े आयन की यहाँ पे पूरी लिस्ट लिख दूंगा जो जो क्वेश्चन आ सकता है। तो बड़ा एनायन जैसे ही छोटे कैटायन के सामने आएगा, छोटे कैटायन की हाई पोलराइजेशन पावर की वजह से इसका एक बॉन्ड टूट करके इससे जुड़ जाएगा और लिथियम ऑक्सीजन लेकर के चला जाएगा और गैस निकाल देगा CO2। जस्ट इमेजिन कि अगर लिथियम प्लस की जगह पे यहाँ पे बेरिलियम +2 होता तो क्या पोलराइजेशन और ज्यादा होता, क्योंकि बेरिलियम पे चार्ज कितना है +2। क्या प्लस बढ़ता है तो पोलराइजेशन टेंडेंसी और बढ़ जाएगी क्या बेटा? और लिथियम बेरिलियम तो है भी आसपास वाले ही, तो रेडियस में तो ज्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन +2 आ जाने की वजह से
पोलराइजेशन टेंडेंसी और ज्यादा, तो और ज्यादा आसानी से ऑक्सीजन टूट कर किससे जुड़ जाएगा और गैस रिलीज कर देगा CO2। इफ आई टेक OH माइनस आयन, तो OH माइनस आयन में ऑक्सीजन लेकर के चला जाएगा, ऑक्साइड बना लेगा, और वो जो H बचा हुआ रह जाएगा वो दूसरे OH के साथ मिलकर के बाय प्रोडक्ट में H2O निकाल देगा। इसीलिए हीटिंग इफेक्ट की जब रिएक्शन याद करवाई जाती है तो ये बोला जाता है मेटल कार्बोनेट अगर टूटता है तो मेटल ऑक्सीजन लेकर के भागता है और बाय प्रोडक्ट में गैस कौन सी निकालता है, CO2। इसी भी आप पे एक और एग्जांपल, CaCO3 लाइम स्टोन हीट करते हैं तो क्या बनता है, CaO प्लस CO2, ये बोलते हैं ना अपन रिएक्शन। तो यहाँ पे CaO प्लस CO2 ऐसा बोल दिया जाता है। लेकिन ये सारी रिएक्शन जो है ये सब हीटिंग इफेक्ट में आएगी, वहां पे मैं आपको सब लिखाऊंगा। तो लिथियम ने ऐसा करा कार्बोनेट के साथ में, यही चीज ये सल्फेट के साथ में भी करेगा, यही चीज ये हाइड्रोक्साइड के साथ में भी करेगा। तो मैं केवल केवल कार्बोनेट को शामिल नहीं कर रहा हूं, मैं सल्फेट को भी शामिल कर रहा हूं, मैं हाइड्रोक्साइड को भी शामिल कर रहा हूं। तीन का सेट ध्यान रखना। ये सब जो खेल होता है ये तीन में तो एक साथ आप याद करके रख सकते हैं, 4 कार्बोनेट, 4 हाइड्रोक्साइड एंड 4 सल्फेट। अगर इनके सामने लिथियम बेरिलियम जैसा कुछ आया तो इनकी हाई पोलराइजेशन पावर की वजह से ये सारे मेटल जो हैं इसके ऑक्सीजन लेकर के भाग जाएंगे और बाई प्रोडक्ट में कभी CO2 कभी SO2 या फिर वाटर जो है वो रिलीज करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस कार्बोनेट को सेव करना है, ये कार्बोनेट बच करके रहे, टूटे नहीं, आप चाहते हैं थर्मली स्टेबल हो जाए, ज्यादा टेम्परेचर झेल जाए, टूट करके ना जाए ऑक्सीजन किसी के साथ में, तो आप मेटल चेंज कर दीजिए और सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, ये ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे रे ऐसा? साइज बड़ा हो गया तो क्या इनकी पोलराइजेशन पावर बढ़ गई है कम हो गई? क्योंकि खतरनाक केटायन तो वही होता है जो छोटा होता है, ये हो गए लार्ज केटायन, तो इसलिए इनकी पोलराइजेशन पावर हो चुकी है कम। तो अब यहाँ पे चाहे कार्बोनेट आए, चाहे सल्फेट आए, चाहे हाइड्रोक्साइड आए, ये सब इसके साथ में सेफ है, टूटेगा नहीं, ऑक्सीजन लेकर के नहीं भागेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं डू नॉट डिकम्पोज, डू नॉट डिकम्पोज, ठीक है, टूटेगा नहीं। आग लगा देंगे साले में फिर तो टूटेगा, आग लगा देंगे पिघल के रह जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। समझ में आ गई बात आपको? तो यहाँ पे डू नॉट डिकम्पोज ओनली मेल्ट, पिघलेगा नहीं साला। हाँ समझ गया, ऐसा है, ठीक है ना। सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम में अगर आप क्या क्या कौन कौन से आयन बोले मैंने, कार्बोनेट, सल्फेट और हाइड्रोक्साइड, ये तीन जो हैं जो बड़े बड़े आयन होते हैं, अगर इनके साथ में आपने लिथियम बेरिलियम जैसा कुछ रख दिया तो ड्यू टू हाई पोलराइजेशन टेंडेंसी ऑक्सीजन खाया और जो है चला जाएगा और बाई प्रोडक्ट में जो है गैस अलग से रिलीज हो जाएगी। लेकिन अगर जो है ये सब को अगर आपने सोडियम, पोटेशियम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डू नॉट डिकम्पोज ओनली मेल्ट, ठीक है ना, स्टार मार्क करके लिख लेना। और यहां से एक बात समझ में आती है कि बड़े बड़े एनायन को अगर थर्मली स्टेबल बनाना है, टूटने से बचाना है, तो केटायन भी बड़ा होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने कॉन्ट्रोवर्शियल मेटल या छोटे केटायन के साथ में उसको जोड़ दिया तो ड्यू टू हाई पोलराइजेशन वो ऑक्सीजन लेकर के भाग जाएगा और बाय प्रोडक्ट में टूट करके वो गैस अलग से रिलीज हो जाएगी। तो अब थर्मल स्टेबिलिटी का हम ऑर्डर लगाएंगे, पहले इस पॉइंट को लिखिए आप, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट में ऐड करवाता हूँ इसमें, लिखिए इसको।
बेटा आप सब्र रखो, सब बता देंगे, हमको पता है कौन कौन से आयन बताना है। लिखो चुपचाप। ड्यू टू हाई पोलराइजेशन की वजह से ही, पॉइंट समझिए पहले, यहाँ पे BeCO3 जो है, यहीं पे लिख रहा हूँ भैया, मैं अलग से लिखवा नहीं रहा हूँ, ठीक है। BeCO3, BeCO3 में अगर आप हीटिंग करते हैं तो इसकी टूटने की टेंडेंसी बिल्कुल इसी तरह से ज्यादा होगी। बेरिलियम की तो पोलराइजेशन पावर लिथियम से भी ज्यादा है, तो ये तो पक्का ऑक्सीजन लेकर के भागेगा और CO2। और यही नहीं, सेकंड ए के सभी, सेकंड ए के तो सभी ऐसे ही होते हैं, क्योंकि सेकंड ए की खासियत है, सही से मतलब नहीं, उस पर चार्ज कितना है, +2 है। चार्ज ज्यादा होने की वजह से सेकंड ए के जो कार्बोनेट होते हैं, ठीक है ना, सेकंड ए के जो कार्बोनेट होते हैं, जैसे आप उनको हीट करोगे तो मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 ये बन जाएगा। लेकिन ये जो BeCO3 है ना, ये कुछ ज्यादा ही अनस्टेबल है। बेरिलियम का जो कार्बोनेट है ना, ये ज्यादा ही अनस्टेबल है। ये तो लिथियम से भी ज्यादा अनस्टेबल है, क्योंकि बेरिलियम जो है छोटा भी हो गया, लेफ्ट टू राइट, लिथियम से इधर गए लेफ्ट टू राइट, बेरिलियम का रेडियस कम हो जाती है। और दूसरा, इसके ऊपर चार्ज ज्यादा आ गया, तो पोलराइजेशन ज्यादा होने की वजह से ये तो तुरंत ऑक्सीजन लेकर के भागेगा, और Be और CO2। तो टू कीप BeCO3 स्टेबल, BeCO3 को स्टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको CO2 के एटमॉस्फेयर में रखा जाता है। और जैसे CO2 के एटमॉस्फेयर में रखेंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो इस वजह से रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आने लग जाती है। नोट डाल करके लिखें, BeCO3 BeCO3 is highly unstable, BeCO3 is highly unstable, highly unstable, and it will easily break into, and it will easily break into BeO plus CO2, easily break into BeO plus CO2. So to keep it stable, so to keep it stable, we have to keep this compound, we have to keep this compound in the atmosphere of CO2. We have to keep this compound in the atmosphere of CO2, in the atmosphere of CO2. Next line, due to the same reasons, due to the same reasons, LiHCO3, ये आ गया तेरा बाइकार्बोनेट, due to the same reason, LiHCO3 is highly unstable, is highly unstable, does not exist in solid state, does not exist in solid state. Next line, second A bicarbonates are also, सेकंड ए बाइकार्बोनेट्स, यानी कि सेकंड ए के साथ में अगर HCO3 आ जाएगा, HCO3 लिखो वहां पे बाइकार्बोनेट के पास में, सेकंड ए बाइकार्बोनेट्स ऑब्लिक HCO3 are also highly unstable, are also highly unstable। लेकिन मैंने डज नॉट एग्जिस्ट नहीं बोला, बस अनस्टेबल बोला है, ठीक है, क्योंकि CaHCO3 की रिएक्शन स्लेक लाइन, क्विक लाइन जो अपन बनाते हैं इस ब्लॉक में, वहां पे देखने को आपको मिल जाएगी। तो टूट जल्दी जाता है सेकंड है के, यार आप बात को बहुत ध्यान से सुनिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है, हीटिंग इफेक्ट और थर्मल स्टेबिलिटी। मैं चाहता हूँ कि यहीं से बेस बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या है, रिएक्शन जो है ना, ये बेटा आगे जाकर कहीं भी देखने को मिल जाएगी। और जैसे मैं बोलता हूँ ना, सोडियम पोटेशियम रूबिडियम सीजियम, तो आप सेंटेंस को पूरा बोलेंगे, सोडियम पोटेशियम रूबिडियम सीजियम के कार्बोनेट
सल्फेट हाइड्रोक्साइड डू नॉट डिकम्पोज ओनली। मतलब ये बातें जो है ना दिमाग में छपी हुई रहनी चाहिए। लिथियम के साथ सारे के सारे जो बड़े बड़े आयंस होते हैं हाईली अनस्टेबल है, टूट जाएंगे। बाइकार्बोनेट की बात करें, LiSCO3 एग्जिस्ट या डज नॉट एग्जिस्ट? LiSCO3 के लिए क्या लिखा है अभी? डज नॉट एग्जिस्ट। सेकंड डे के लिए बाइकार्बोनेट के लिए बोला है हाईली अनस्टेबल। जैसे कैल्शियम का बाइकार्बोनेट है, क्या तुरंत टूटेगा? हीट करते ही, आग लगाते बिखर जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन टूटेगा किसमें, ये हम चेक करेंगे हीटिंग इफेक्ट में। अभी थोड़ी देर में हम हीटिंग इफेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन पहले हम थर्मल स्टेबिलिटी के ऑर्डर्स लगाएंगे, ठीक है। हेडिंग लिखेंगे थर्मल, अच्छा ये कंप्लीट कर लो। ये BeCO3 वाला, अच्छा ये भी लिख लो, सेकेंड है कार्बोनेट भी। वो जो ब्लैक लेटर में जो लाइंस थी पीरियोडिक टेबल की, वो रीड करने के लिए बोला था मैंने, करा एक एक बार? किसने, कितने बच्चों ने करा पीरियोडिक टेबल का एनसीईआरटी वाला वो लाइंस? इतने से बच्चों ने पढ़ा है अभी तक? एनसीईआरटी की ब्लैक लेटर लाइंस के लिए बोल रखा है ना मैंने आपको, बोला है मैंने क्लास में, कैसे नहीं बोला? नो सर क्या होता है, हर क्लास में बोला हुआ है, और वो भी एक एक बार, दो दो बार, सब में। तो ये ध्यान रखें आप, ब्लैक लेटर लाइंस जो है ना, जहां पे बोल्ड लेटर्स में लिखा रहता है पीरियोडिक टेबल, उसको एक बार रीड करके रख लो। और इंटेक्स क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल की, मैं केमिकल बॉन्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, हर चैप्टर का मैं अलग अलग बताऊंगा आपको। केमिकल बॉन्डिंग में कुछ भी नहीं है अभी आपको। पीरियोडिक टेबल, इंटेक्स क्वेश्चन, ये होमवर्क जैसे समझ लीजिए आप अपने लिए, ठीक है ना। एक बार पढ़ के रख लेना बेटा। ये क्या है कि साथ साथ नहीं करेंगे इनऑर्गेनिक, समय कम बचेगा लास्ट में, तो आप दोबारा से एक और सब्जेक्ट को फिर रिवाइज करने बैठे हैं, जल्दी जल्दी हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी के ऑर्डर हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है, फॉर द लार्ज आयंस। पहले हेडिंग लिखें, ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी फॉर लार्ज आयंस, फॉर लार्ज आयंस। पॉलीएटॉमिक सच एज, लिखें पॉलीएटॉमिक एनायंस सच एज, पॉलीएटॉमिक एनायंस सच एज कार्बोनेट, बोर्ड पे सल्फेट, परक्लोरेट, क्लोरेट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, फॉस्फेट, OH माइनस, इंपॉर्टेंट तो इसमें से हो जाएगा। और बाकी परऑक्साइड O2-2, O2-1, नॉर्मल वाला नहीं है इसमें, ध्यान रखना। दिस इज परऑक्साइड एंड दिस इज सुपर ऑक्साइड। इनको भी आपको सबको लार्ज मानना है, ठीक है। ये सब लार्ज आयंस हैं, कॉमा लगा लगा के लिखते जाओ। कार्बोनेट, सल्फेट, क्लोरेट, परक्लोरेट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, फॉस्फेट, हाइड्रोक्साइड को हाईलाइट करें। ये जो आप भूल सकते हैं उसका मैं बता देता हूँ। हाइड्रोक्साइड में बच्चे मिस्टेक करते हैं, ठीक है। पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड ध्यान रखना है आपको। ये सब बड़े बड़े आयंस हैं, बड़े आयंस है। लिथियम के साथ टूटने का डर रहेगा इनको, बताया था ना अभी। लिथियम, लिथियम तो तोड़ देता है। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम डू नॉट डिकम्पोज ओनली मेल्ट, अभी अभी लिखा है। यानी कि छोटे केटैन के साथ तो टूट जाएगा, लेकिन बड़े केटैन के साथ नहीं टूटेगा बेटा ये। तो क्या बोलेंगे, बड़ा एनायन अगर है तो आप किसके साथ रखोगे? बड़े केटैन के साथ। छोटे के साथ रख दे तो टूटने का डर रहेगा। लिखो, हिंदी में लिखो इसको ऐसे कैसे, बड़ा एनायन छोटे केटैन के साथ टूट जाएगा। बड़ा एनायन छोटे केटैन के साथ टूट सकता है, ऐसे लिखो, टूट सकता है। बड़ा एनायन छोटे केटैन के साथ टूट सकता है, ब्रैकेट में अनस्टेबल। और अब हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाएंगे, तो ऊपर से नीचे का ऑर्डर, टॉप टू बॉटम ऑर्डर लिखने जा रहे हैं। इनमें से जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, लिखना स्टार्ट कर दो तुरंत, क्योंकि मैं रब कर दूंगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इस तरह से ऑर्डर लगाते चलें, टॉप टू बॉटम, बड़े के साथ बड़ा स्टेबल, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाते हुए चलें।
फर्स्ट डे और सेकेंड डे के साथ BeCO3 MgCO3 कंटिन्यू, लगातार बढ़ते हुए ऑर्डर आएगा ऊपर से नीचे, इंक्रीजिंग ऑर्डर। LiClO4, सोडियम, पोटेशियम, लगातार इंक्रीजिंग ऑर्डर। इनमें से कोई सा भी आप सेलेक्ट कर लें, कोई सा भी सेलेक्ट कर लें। LiOH, NaOH, KOH, लगातार इंक्रीजिंग ऑर्डर। सेकेंड डे के साथ में भी BeOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर। परऑक्साइड को बनाने का तरीका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। नॉर्मल ऑक्साइड नहीं है यहाँ पे, सुपर ऑक्साइड को बनाने का तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। अगर फॉर्मूला बनाने में दिक्कत आए तो इधर देख लें, नहीं है तो कंटिन्यू करें। चार्ज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है तो परऑक्साइड बन जाएगा। ये है परऑक्साइड, देखो O2 के ऊपर -2 होता है, परऑक्साइड होता है। कोई सा भी मेटल ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा Li2O2। फिर कंटिन्यू कर दें, Na2O2, K2O2, रुबिडियम, सीजियम, ये सब परऑक्साइड का ऑर्डर है। लगातार इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, बड़ा एन मान करके चलना है। सुपर ऑक्साइड में भी +1 -1 आ रखा है। LiO2, NaO2, KO2, रुबिडियम, सीजियम O2, इंक्रीजिंग ऑर्डर। सेकंड ए का परऑक्साइड यहां बनाने जा रहा हूं मैं, बोर्ड पे चेक कर लेना। बेरिलियम पे +2, O2 पे -2, फॉर्मूला बन गया BeO2, MgO2, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम O2, लगातार बढ़ते हुए ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। सेकंड ए के सुपर ऑक्साइड तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, एस ब्लॉक NCERT पॉइंट। सेकंड ए सुपर ऑक्साइड यहाँ पे होएगा ही नहीं, तो जो जो एग्जिस्ट करता है उसी को ऑर्डर लगाए। दोबारा से देख लो बनाने का तरीका। सेकंड डे का मेटल लिया, ये परऑक्साइड का फॉर्मूला लिखा, +2 -2 कैंसिल आउट, यहाँ पे एज इट इज फॉर्मूला लिख दिया, +1 -1 एज इट इज लिख दिया। अलग अलग नंबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गए फॉर्मूले। ये सब में टॉप टू बॉटम बढ़ते हुए ऑर्डर आ रहा है, बड़े केटायन के साथ बड़ा एनायन स्टेबल। और हम ऊपर लिख ही चुके हैं कि बड़े एनायन को छोटे केटायन से टूटने का डर है, तो इसीलिए टॉप टू बॉटम बढ़ते हुए ऑर्डर आ जाएगा। एक ही तरह का ट्रेंड है, आप ध्यान दें, इसमें मैंने नॉर्मल ऑक्साइड को शामिल नहीं करा है, नॉर्मल ऑक्साइड को शामिल नहीं करा है, क्योंकि नॉर्मल ऑक्साइड तो छोटे में काउंट होगा। तो अब हम स्मॉल आयंस का ऑर्डर लिखने वाले हैं, इसको कंप्लीट कीजिए फटाफट से। पर सुपर वाले जितने भी सब इंपॉर्टेंट, डज नॉट एग्जिस्ट। सेकंड है सुपर ऑक्साइड, हटा देना इसको, ये तो होता ही नहीं है। ये तीनों इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स, आखिरी के 3 ऑर्डर एक ही तरह का है, लेकिन ऐसे जमा करके तो देंगे नहीं पेपर में, तो ऑप्शन में जब आता है ना तो दिमाग काम करे तब है बात, ठीक है। यहाँ पे आसान लगते हैं, बड़े के साथ बड़ा स्टेबल, छोटे के साथ छोटा स्टेबल, याद तो कर लेते, ठीक है। चांसेस यही है, सही होता है, लेकिन क्या है कि कई बार वो होता है ना, मतलब एग्जाम का प्रेशर, टेंशन, इस वजह में क्या होता है कि सिंपल सिंपल क्वेश्चन में दिक्कत हो जाए। तो इसलिए ध्यान से एकदम, ये सारे बड़े बड़े आयंस लिखे हुए हैं जो इसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। फॉस्फेट, नाइट्रेट, नाइट्रेट, क्लोरेट, पर क्लोरेट, सल्फेट, कार्बोनेट, हाइड्रो ऑक्साइड को हाईलाइट कर देना भैया, हाइड्रो ऑक्साइड को छोटा आयन मान लेते हैं स्टूडेंट्स। और पक्का इसका 2 ऑर्डर आएंगे, एक बढ़ते हुए और एक घटते हुए, और छोटा अगर मान लिया तो उल्टा ऑर्डर हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाता है, ठीक है।
B.4 स्मॉल आयंस F माइनस O माइनस टू H माइनस। ये लो भैया, तीन ही तरह के आयंस, तीन ही तरह के आयंस हैं। स्मॉल में F ऑक्सीजन H माइनस, स्मॉल आयंस फ्लोराइड, नॉर्मल ऑक्साइड मेंशन कर दो नीचे इसमें, दिस इज नॉर्मल ऑक्साइड, पर और सुपर तो लिख चुके हैं, दिस इज O माइनस टू नॉर्मल ऑक्साइड। ये ऑक्साइड की बात है, एस ब्लॉक में जरूर काम आएगी। केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्शन विद एयर, टॉपिक का नाम एस ब्लॉक, वहां पे आता है। दिस इज नॉर्मल ऑक्साइड, मेंशन कर देना ऑक्सीजन O माइनस टू के नीचे। कंप्लीट करें इसको यहां तक। हाँ, बड़े एनायन को, अरे बात सुना करो ध्यान से, बड़े एनायन को तो छोटे कैटायन से खतरा था, लेकिन छोटा छोटे के साथ स्टेबल है। छोटे वाले को डर नहीं है छोटे वाले के साथ, तो छोटा छोटे के साथ स्टेबल। अब लिखेंगे वो वाली लाइन, यहाँ पे लिखेंगे छोटा एनायन छोटे कैटायन के साथ स्टेबल। लिखिए, छोटा एनायन छोटे कैटायन के साथ स्टेबल। छोटा एनायन छोटे कैटायन के साथ स्टेबल। LiF NaF KF RbF CSF Li2O Na2O K2O रूबिडियम सीजियम। दिक्कत आए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेना, फॉर्मूला बन जाएगा। LiH NaH KH RbH CSH। छोटा छोटे के साथ स्टेबल। इस बार घटते हुए ऑर्डर आएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाइए। ध्यान से देख ले इसको, इसको ध्यान से देख लेना, बातें मत कर, मैं बोल रहा हूँ तेरे को। घटते हुए ऑर्डर आएगा, छोटा छोटे के साथ स्टेबल। वापिस से नॉर्मल ऑक्साइड का ऑर्डर लिख रहा हूँ, BeO MgO कैल्शियम स्ट्रोंशियम बैरियम। पहले अपन बढ़ते हुए लिख रहे थे ऑर्डर, इस बार डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो आप इनमें से कुछ भी लगाएं, घटते हुए ऑर्डर आएगा। लेफ्ट टू राइट के क्वेश्चन, CH4 NH3 H2O HF। लेफ्ट टू राइट का क्वेश्चन, हाइड्राइड में लेफ्ट टू राइट का क्वेश्चन, दिमाग खराब हो जाएगा इसमें। देखो लेफ्ट टू राइट, डेल्टा EN थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा EN से चेक करना है, लगा दो ऑर्डर। लेफ्ट टू राइट का अगर क्वेश्चन आ जाए कोवलेंट कंपाउंड्स में, डेल्टा EN थर्मल स्टेबिलिटी। कंपैरिजन बिटवीन देखो सारे कंफ्यूजन क्लियर होंगे यहाँ पे। ये देखो, ये लेफ्ट टू राइट का क्वेश्चन क्या होता है, छोटे के साथ छोटा, बड़े के साथ, ये तो सब रट के जाते ही, ठीक है ना। घुमाया तो ऐसे क्वेश्चन में जाता है जो कॉमन नहीं, और आते हैं उठ करके ऐसे ऑप्शंस में, ऐसे दिए हुए कंपैरिजन बिटवीन टू आयनिक कंपाउंड्स, दो आयनिक कंपाउंड, या कंपैरिजन बिटवीन आयनिक कंपाउंड लिख देते हैं मतलब यहाँ पे आयनिक कंपाउंड्स। ये लो भैया, अगर उसमें थर्मल स्टेबिलिटी देखनी है, करवाया हुआ क्वेश्चन KF और K2O वाला, KF और K2O के दो क्वेश्चन आपको पैरेलली एक साथ करवाए थे। थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, KF K2O -1 इस पे -2 इस पे, जिसका ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेटेस उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। मोर आयनिक, परसेंटेज आयनिक का फॉर्मूला 16 डेल्टा EN प्लस 3.5 डेल्टा EN स्क्वायर, 16 डेल्टा EN प्लस 3.5 डेल्टा EN का स्क्वायर, ये भी डेल्टा EN पे डिपेंडेंट है। KF और K2 दोबारा से रिपीट करने का एक खास मकसद यही है कि आप सारी चीजें को दोबारा से रिकॉल करें, रिलेट करें। ये टॉप टू बॉटम में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, छोटे के साथ छोटा, बड़े के साथ बड़ा, खत्म ही हो गया। लेफ्ट टू राइट कोवेलेंट कंपाउंड्स आ जाए, डेल्टा EN आयनिक कंपाउंड्स अगर आ जाए, लेफ्ट टू राइट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नॉर्मल आयनिक कंपाउंड, लेटिस एनर्जी हाईलाइट करके लिखते रहना, और परसेंटेज आयनिक पूछ ले ज्यादा आयनिक कौन है, KF और K2O डेल्टा EN 16 डेल्टा EN प्लस 3.5 डेल्टा EN, यानी कि डेल्टा EN पे डिपेंडेंट है ये पूरा।
लिखो इन सबको। क्वेश्चन यहाँ पे ये जो बताए गए इन्हीं से प्रैक्टिस करनी है आपको। बहुत लिमिटेड क्वेश्चन वहां पे मिलेंगे आपको मॉड्यूल में, वो लगा लेंगे अपन साथ साथ। हीटिंग इफेक्ट में बाकी रही कई बातें जो है वो पूरी हो जाएंगी। दो टॉपिक बाकी है बॉन्डिंग के, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जो पूरा एक लेक्चर लमसम जाएगा पूरा उसमें, ठीक है। अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरा टॉपिक। तो कई बार तो मैंने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का जिक्र किया है, सेकंड लास्ट 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 सेकंड लास्ट, याद आया क्या? उस क्वेश्चन को दोबारा से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पुराना फिर भी पढ़ के आना। टॉप टू बॉटम वंडरवॉल लगाएंगे। वंडरवॉल जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती उसमें वंडरवॉल काम करता है ना, ये तो बताया था। याद करो, O2 एसिड सेलेनियम टेलेरियम बढ़ते हुए, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन जिनोन रेडॉन बढ़ते हुए, क्योंकि टॉप टू बॉटम मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, वंडरवॉल बढ़ता है, वंडरवॉल बढ़ता है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग। अरे यार एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं तुमसे, ये बताना भैया, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे। H2O, HF और NH3 है ना, ये मैंने ऑर्डर लगाया है किसका है? बॉइलिंग का, मेल्टिंग का है? बॉइलिंग का है। ये ऑर्डर किसका है? NH3, H2O, HF, ये किसका है? किसी का नहीं है? पक्का? है मेल्टिंग का है। ये इससे आगे क्यों है? हाँ, पैकिंग एफिशिएंसी। यार तुरंत आंसर आना चाहिए यार। अबे मैं जब मैं क्वेश्चन, तुम्हें पता ही है कि मैं वो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, रीजन तो पूछूंगा, तैयार रहा करो ना जवाब देने के लिए। पैकिंग एफिशिएंसी एक टर्म तो याद करने के लिए बोली है। ये ऑर्डर अभी बताया तुम्हें, विद रीजन बता रखे हैं, पॉइंट टू पॉइंट याद रखो ना इन सब चीजों को। या आप रिकॉल नहीं करोगे तो दिक्कत होगी तुम्हें, मैं सही बता रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, हेडिंग लिखेंगे हीटिंग इफेक्ट इन आयनिक कंपाउंड। एक पॉइंट में इसमें बताऊंगा, फिर खत्म करेंगे लेक्चर को। हीटिंग इफेक्ट इन आयनिक कंपाउंड। आंसर करें, जवाब दें, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट में बहुत सारे पॉइंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें पहला लिखें, फॉर मेटल कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स, कार्बोनेट की हीटिंग मैंने अभी जस्ट बता दी है। मेटल डॉट CO3 आग लगाएंगे, ऑक्सीजन लेकर के भाग जाएगा, CO2 बन जाएगा। हाँ, ये इसको डब्बे के अंदर बंद कर देना भैया, रेड कलर का हाईलाइट करके। मेटल कार्बोनेट व्हेन हीटेड ब्रेक इनटू मेटल ऑक्साइड प्लस CO2। एग्जांपल 1 Li2CO3 कर चुके हैं, ठीक है। Li2CO3, Li2O प्लस CO2 लिखते जाइए। सेकंड CaCO3
हीट कर दिया, CaO प्लस CO2, लाइमस्टोन, कॉमन नेम भी लिखे, लाइमस्टोन, CaCO3। थर्ड, हाँ फटाफट से तुरंत आंसर करें, Na2CO3। हाँ जवाब दो, ये देखो 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 ऊपर ऊपर, अबे कॉमन रिएक्शन, अरे जल्दी बोलो, Na2CO3 ब्रेक इनटू Na2O प्लस CO, डू नॉट डिकम्पोज ओनली मेल्ट है, अभी जस्ट बताया थोड़ी देर पहले है, ठीक है ना, ब्रेक नहीं करना है, ठीक है, डू नॉट डिकम्पोज ओनली मेल्ट, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, डू नॉट डिकम्पोज ओनली मेल्ट। आग लगाते जाएं, ऑक्साइड और CO2 बनाते जाएं, लेकिन इनमें नहीं करना है ऐसा, पिघला देना इसको, ठीक है ना, पिघला देना, आग लगा देना, पिघला देना, तोड़ना नहीं है, टूटेगा नहीं साला। ZnCO3, ZnCO3 आग लगा दो, ZnO प्लस CO2, कैलामाइन नाम है इसका, कैलामाइन, कैलामाइन, ZnCO3, FeCO3 में आग लगा दो, चार्ज विल रिमेन सेम, +2 का अगर रिएक्टेंट है +2 का प्रोडक्ट बनेगा, अरे +2 का रिएक्टेंट है तो +2 का प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान रखना, चार्ज विल रिमेन सेम, FeO प्लस CO2, नाम है सिडराइट, सिडराइट, CaCO3.MgCO3 डबल सॉल्ट, हीट कर दिया बिना पानी का डबल सॉल्ट, दो कार्बोनेट है, तो पहले एक का आंसर करो, CaO प्लस CO2, MgCO3, MgO प्लस CO2, 2 कौड़ी का क्वेश्चन, डोलोमाइट, नाम है डोलोमाइट, CuCO3, CuO प्लस CO2, PbO लिखो, PbCO3 ब्रेक इनटू PbO प्लस CO2, लेड कार्बोनेट, PbO प्लस CO2। ओहो अरे यार ये तो बहुत खुश रही है, ये लास्ट ईयर का कुछ बताना, कुछ याद आता है, ये पीबी तो बहुत ही खुश है +2 में यार, बहुत खुश हो रहा है, बहुत खुश। इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये कॉमन लाइन से भैया, कार्बन फैमिली लोवेस्ट एलिमेंट +4 में स्टेबल होता है या +2 में, +2 में, ठीक है +2 में, ठीक है चलो बाद में लिखाया जाएगा आपको। PbCO3 ब्रेक इनटू PbO प्लस CO2, लिथियम का डज नॉट डिकम्पोज ओनली मेल्ट, हाईलाइट वापस से, इसका कॉमन नेम भी लिख लो, CERRU, सेरुसाइट, सेरुसाइट, डोलोमाइट, सिडराइट, कैलामाइन, पेपर में कॉमन नेम ही दूंगा, पेपर में कॉमन नेम ही दूंगा, अभी से बता रहा हूँ, पेपर आउट कर रहा हूँ, ठीक है, कॉमन नेम से आएगा क्वेश्चन, ये लो अभी से बता दिए, कॉमन नेम से, कॉमन नेम याद कर लेना भैया, पेपर में आने वाला है, ध्यान रखना, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, 4 नंबर सारे क्वेश्चन, पेपर आउट हो रहा है। याद कर लेना कॉमन नेम, हो सकता है 24 तारीख को इनमें से आ जाए। ओ माय गॉड, 8 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन पेपर के, 8 क्वेश्चन सामने, कॉमन नेम से आएगा क्वेश्चन भैया, कॉमन नेम याद कर लेना। ओ माय गॉड व्हाट अ कॉन्सेप्ट, ठीक है।